अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, कंपनी इंसॉल्वेंट की इंसॉल्वेंसी पास हुआ है। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि जिसके बारे में आउटसाइडर को पता हो। मेरे सिग्नेचर देखे नहीं है और आपके सामने अचानक से एक डॉक्यूमेंट आ जाए जिसमें मेरे सिग्नेचर। हेलो मेरे प्यारे सीए स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंपनीज एक्ट का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अल्ट्रा वायर्स ये पूरा कंप्लीट किया था। उसके साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सबका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। आज इसकी लास्ट क्लास है, बस केवल इसमें दो डॉक्ट्रिन बची हुई हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस और दूसरा इंडोर मैनेजमेंट और उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो आज इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कंपनीज एक्ट को सक्सेसफुली मॉड्यूल से कंप्लीट कर लिया। अगर बेटा आपने मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है ना कंपनीज एक्ट, तो आप ये मान करके चलो कि कम से कम 15 नंबर, 14 से 15 नंबर आपके कवर अप हो रहे हैं। मॉड्यूल के बाहर से कुछ भी नहीं आना है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो सबसे पहले तो ये चीज मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी बताई थी, ये चीज मैंने आपको बेलमेंट में भी बताई थी। ये जो कभी भी आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में जो कंस्ट्रक्टिव वर्ड है, कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब होता है अज्यूम करना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? अज्यूम करना, यानी किसी चीज को मानना। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, नोटिस का मतलब क्या होता है? किसी बात को नॉलेज में डालना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अज्यूम द नॉलेज। किस बात की नॉलेज? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो जाते हैं, कहां रजिस्टर्ड हो जाते हैं? आरओसी के यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तब वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बेटा कि पब्लिक आसानी से उस पर अप्रोच कर सकती है। यानी अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, या जो भी कंपनी से अगर आपका रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो भाई आप पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर है तो उस पर आसानी से आप अप्रोच कर सकते हो। आसानी से बहुत ही नॉमिनल फीस दे करके आप उसको ले सकते हो, उसकी कॉपी भी ले सकते हो और सब कुछ पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद में आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि भाई लॉ ये अज्यूम करके चलेगा कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, उसको कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज है, उसने कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और केवल पढ़ा नहीं है, समझ भी लिया। पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि हमने रीडिंग लगा ली ना, पढ़ भी लिया है और समझ भी लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मॉड्यूल को पढ़ते भी हो और समझते भी हो, तो ठीक उसी तरीके से जो भी पर्सन कंपनी के साथ में डील कर रहा है वहां पर यह माना जाएगा कि उसको कंपनी के दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ पता है। डन है। तो एक बार देखते हैं, एक बार सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के यहां अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डिपॉजिट है, कोई भी कंपनी ने रिटर्न फाइल किया, जैसे जब स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी पास कराती है ना, तो स्पेशल रिजोल्यूशन को भी रजिस्टर्ड कराती है, वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। जितनी भी चीजें आप आरओसी को फाइल करते हो वो सारी की सारी चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती हैं और कोई भी पर्सन उसको आसानी से अप्रोच भी कर सकता है, आसानी से उसकी कॉपी तक निकलवा सकता है। देखिए, और मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम और गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट्स of any document including certificate of incorporation of any company। even कंपनी का आप COI भी यानी certificate of incorporation भी आप निकलवा सकते हो on payment of prescribed fees। देखिए, the memorandum and article of association of a company when registered with registrar of companies become public document and they are available for inspection to any person on the payment of a nominal fees। In other words, section 399 confers the right of inspection to all। ये बेटा सबके लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका अगर कंपनी से कोई रिलेशन नहीं भी है ना, कंपनी से कोई मतलब नहीं, ना तो आप क्रेडिटर हो, ना आप इन्वेस्टर हो, कोई नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो। ये राइट आपको मिलता है सेक्शन 399 में। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी to inspect these documents and make sure that his contract is in conformity with their provision
but whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the content of documents. This kind of presumed implied notice is called the constructive notice। बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको बताया। तो लॉ हमेशा ये अज्यूम करके चलेगा कि अगर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो आपने उसको पढ़ा होगा। अब आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये गलती आपकी है। लॉ तो ये मान करके चलेगा कि आपने कंपनी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वो पूरी तरीके से सोच समझ करके किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। और देखो ये चीज़ तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बेवकूफ़ी की और नेग्लिजेंस की कभी भी कोई रेमेडी नहीं है। अब अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और बाद में वो कह रहा है कि ये तो अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट हो गया, मेरा पैसा फंस गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा ये सारे एक्सक्यूज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लॉ ये मान करके चल रहा है कि आपने सोच समझ करके और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद में कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, ये बेटा डॉक्ट्रिन जो है ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? कंपनी को। ये कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किससे? आउटसाइडर से। आउटसाइडर कल को ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, मैंने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता था ना। आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहां पर कंपनी को प्रोटेक्शन मिलती है आउटसाइडर से। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहां पर आप कंपनी की गलती नहीं करा सकते। यहां पर गलती हमेशा आउटसाइडर की मानी जाएगी अगर इन डॉक्यूमेंट्स को उसने नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं। अब देखो, बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मेंट first whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the content of the document। तो उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हमेशा ये अज्यूम करके चला जाएगा कि उसको कंटेंट की पूरी नॉलेज है। he is not only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective। देखिए सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई। केवल ये नहीं माना जाएगा कि आपने पढ़ा है, बल्कि ये भी माना जाएगा आपने उसको समझ भी लिया है, आपको पूरी तरीके से पता है कि उसमें क्या क्या लिखा, उसका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट के बारे में आपको सब कुछ पता है। Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and articles but also of all the other related documents such as special resolution etc। अभी मैंने आपको बताया कि जो जितने भी चीजें आरओसी के पास में सबमिट होती है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिटर्न, जो भी है, जो भी आरओसी के पास में सबमिट होता है ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। और ये मान करके चला जाता है कि पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज है। जो भी पर्सन कंपनी के साथ में डील कर रहा है उसको इस बारे में पता है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। डन है सबको? आगे देखते हैं। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the power of the company as defined in the memorandum or outside the authority of directors as per the memorandum or article, he cannot acquire any right under the contract against the company। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? कंपनी को। किससे? आउटसाइडर से। आउटसाइडर कल को कोई भी बहानेबाजी नहीं कर सकता कि हमको नहीं पता था या हमने नहीं पढ़ा था, तो इससे कंपनी प्रोटेक्ट होती है। कल को कोई भी आउटसाइडर ये नहीं कह सकता कि कंपनी ने अपनी पावर के बियॉन्ड में जाकर के काम किया, डायरेक्टर्स ने अपनी पावर के बियॉन्ड में जाकर के काम किया। नहीं, आपको सब कुछ पता था, आपको सोच समझ करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए था। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इंडोर मैनेजमेंट देखो क्या बोलता है। इंडोर, इंडोर का मतलब क्या हुआ? दरवाजे के अंदर। किसके दरवाजे के अंदर? मैनेजमेंट। यानी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो तो कंपनी के अंदर बैठता है, यानी किसके दरवाजे के अंदर? कंपनी के दरवाजे के अंदर। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे वहां पर कंपनी ये अज्यूम कर रही थी, लॉ ये अज्यूम कर रहा था कि आउटसाइडर को सब कुछ पता है, उसी तरीके से यहां पर आउटसाइडर ये प्रेजम्पशन लेकर के चलेगा। आउटसाइडर ये अज्यूम करके चलेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चल रहा होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने बताया था ना, एक तरीके से बाइलॉज ऑफ कंपनी होते हैं। कंपनी की जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारी की सारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। तो अब आउटसाइडर का काम है मेमोरेंडम को और आर्टिकल को पढ़ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पढ़ लिया, चलो उसको समझ भी लिया, उसकी नॉलेज भी ले ली, सब कुछ ले लिया। अब इन्वेस्टिगेशन करने का काम मेरा थोड़ी ना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना?
इन्वेस्टिगेशन करने का काम मेरा थोड़ी ना, हम जासूसी थोड़ी ना करेंगे, अपना काम धंधा बंद करके हम क्या जासूसी करने बैठेंगे ना। मेरा काम है मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ना और उसके ऊपर भरोसा करना। लॉ ये कहता है ना कि हम ये मान करके चलेंगे आपको नॉलेज है, तो भाई हम भी ये मान करके चलेंगे कि हमें नॉलेज तो है, और हम भी ये मान करके चलेंगे कि कंपनी के अंदर सब कुछ एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चल रहा होगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आउटसाइडर का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। आउटसाइडर ये अज्यूम करके चलेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कंपनी को फ्रॉम आउटसाइडर, उसी तरीके से जो इंडोर मैनेजमेंट है ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करती है। ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करती है किससे? कंपनी से। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आउटसाइडर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है कंपनी से। कल को कंपनी ये नहीं कहेगी कि नहीं आपको ये पता लगाना चाहिए था, आपको ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। नहीं, हम कहेंगे हम क्यों इन्वेस्टिगेशन को सर्च करें, भाई मेरा काम था पढ़ना, हम तो मान करके चल रहे हैं कि आपके यहाँ सब कुछ एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। ये तो दुनिया जानती है कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर के काम करती नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज है। एक बार देखते हैं देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो देखो, इसको आप एक्सेप्शन के तौर पे मान सकते हो कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि उसका ठीक अपोजिट है। देखिए, द एफोर्सेड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर are deemed to have notice of the internal affairs of the company. For instance, if an act is authorized by the article or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. तो यानी आउटसाइडर हमेशा ये अज्यूम करके चलेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ एज पर डॉक्यूमेंट चल रहा है। तो इसको एक बहुत लैंडमार्क केस हुआ था, एक बहुत बड़ा केस हुआ था, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट। तो इसको टर्क्वेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में अगर आए तो ध्यान रखना, इसको टर्क्वेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। इस केस को मैं कहानी की तरह से ब्रीफ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? बाद में पढ़ना 100% वही है। तो सेम केस लॉ नहीं आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में? आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कहानी की तरह से समझो। सेम वर्ड टू वर्ड थोड़ी ना लिखोगे, है ना? तो रटने की जरूरत नहीं है, आप कहानी की तरह से सुनो। एग्जाम में अगर पूछा भी जाएगा तो नाम चेंज कर दिए जाएंगे, तो आपको जजमेंट पता होगा कि भाई इस वाले केस में कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा। इंडोर मैनेजमेंट का केस लॉ है तो ये आपको याद रहेगा कि यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट का प्रोविजन आना है, और यहाँ पर जो जजमेंट हुआ था वो भी याद रहेगा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको कहानी के तौर पर सुनो। देखो, मान लेते हैं कि एक कंपनी थी ABC लिमिटेड। केस लॉ का नाम याद रहे, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट। टर्क्वेंट रूल के नाम से इसको जाना जाता है। देखो, एक ABC लिमिटेड बैंक थी, एक ABC लिमिटेड कंपनी थी, ठीक? इन्होंने रॉयल ब्रिटिश करके एक बैंक था, रॉयल ब्रिटिश करके एक बैंक था, उससे इन्होंने लोन लिया, उससे इन्होंने लोन लिया। अच्छा, कंपनी का जो है इस बैंक में अकाउंट भी था, कंपनी का इस बैंक में अकाउंट भी था। अब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन लेते हैं या बोरोइंग करते हैं तो वो अपने मेंबर से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाएंगे। वो अपने मेंबर से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराएंगे और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा करके अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कि कितने अमाउंट तक का लोन मिलना है, ठीक? अब हुआ क्या कि भाई बैंक ने इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा हुआ था, तो बैंक ने इनसे बोला कि भाई आपने रिजोल्यूशन पास कराया, तो इन्होंने बोला कि हाँ हमने रिजोल्यूशन पास करा लिया है। अब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि ये मेंबर से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराएंगे और प्लस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में अमाउंट भी मेंशन होगा कि कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है, कि शेयर होल्डर ने कितने अमाउंट के लोन के लिए लिया है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो बैंक से ज्यादा लोन ले रहे थे और उन्होंने बैंक को झूठ बोल दिया कि हमने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया है और इतने अमाउंट के लिए मेंबर्स ने हमको ऑथराइज किया है। तो यहां पर भाई रॉयल ब्रिटिश बैंक ये अज्यूम करके चल रही थी कि डायरेक्टर सही बोल रहे हैं। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन देखना नहीं चाहिए था, तो बेटा मैंने आपको बताया
स्पेशल रिजोल्यूशन जो है ना वो रजिस्टर्ड होता है विद आरओसी, और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन यहां पर पास क्या हो रहा था, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो बस बैंक को ये पता था कि रिजोल्यूशन पास होना है, इन्होंने डायरेक्टर से कंफर्म किया, डायरेक्टर ने कहा कि हाँ रिजोल्यूशन पास हो गया है, और मेंबर्स ने इतने इतने लोन के लिए बोला है, कंपनी ने, बैंक ने उठा करके कंपनी को लोन दे दिया। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, कंपनी इंसॉल्वेंट की, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग में आ गई। तो एक मिस्टर टर्क्वेंट थे, एक मिस्टर टर्क्वेंट थे, इनको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया। ये हटा देते हैं, ठीक है। एक मिस्टर टर्क्वेंट थे, इनको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया। अब जब ये इनकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही थी तो ऑब्वियसली कि बैंक के साथ में भी इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। तो बैंक ने क्या किया कि इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, क्योंकि इनके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे। बैंक को लगा कि भाई अकाउंट में जो पैसा है उससे हम अपने लोन को एडजस्ट कर लेंगे। अब जब टर्क्वेंट को, जो टर्क्वेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर था, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में सारी की सारी एसेट भी चली जाती हैं और सारी की सारी लाइबिलिटीज भी चली जाती हैं। ये क्या करता है, सारी एसेट को बेच करके लाइबिलिटीज को मीट आउट कर देता है। अब टर्क्वेंट को पता चला कि भाई बैंक का एक लोन है और बैंक में अकाउंट भी है, और बैंक ने क्या किया है, इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया और अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। तो टर्क्वेंट ने बैंक से इस पैसे की डिमांड करी। बैंक ने मना कर दिया कि भाई हमने लोन दिया हुआ था और कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया, हमने अकाउंट को फ्रीज कर दिया, तो अब इस पैसे पे हमारा राइट है। टर्क्वेंट ने उठा करके कोर्ट में केस कर दिया और टर्क्वेंट ने कहा क्या कि यहां पर शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन तो पास किया, लेकिन इस बात का रिजोल्यूशन पास किया था कि डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर को अप्रूवल दे दी कि लोन ले सकते हैं, लेकिन आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ था कि अमाउंट भी डिसाइड होगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में। तो यहां पर शेयर होल्डर्स ने कुछ अमाउंट तो बताया ही नहीं, बस शेयर होल्डर ने इतना बोला कि हाँ भाई ठीक है लोन ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ। इस वजह से ये लोन जो है ये गलत है, और अकाउंट को रिलीज करके अकाउंट का पैसा मेरे को दिया जाए ताकि मैं कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटीज को मीट आउट करूं। तो यहां पर बेटा कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, यहां पर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि जिसके बारे में आउटसाइडर को पता होगा। तो भाई आउटसाइडर ये मान करके चल रहा है कि कंपनी के अंदर सब कुछ एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चल रहा है। इन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के बाद में इनको पता था कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना है। इन्होंने डायरेक्टर से कंफर्म किया, डायरेक्टर्स ने बोला कि हाँ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया है। अब उसके अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की थोड़ी ना है। बैंक तो ये मान करके चलेगा कि भाई डायरेक्टर सही बोल रहे हैं, कि उन्होंने अमाउंट डिसाइड किया है नहीं किया है क्या है, ये बैंक को थोड़ी ना पता। तो यहाँ पर फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में डिसीजन दिया गया और यहाँ से इंडोर मैनेजमेंट को टर्केंट रूल बोला गया। मेरी बात समझ में आई? तो फाइनली ये केस जीत गए थे और टर्केंट केस हार गए थे। डन है बच्चा पूरा केस? तो यही पूरा का पूरा केस था जिसको बोला गया है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंट, और इसको बोलते हैं टर्केंट रूल। डन है? तो चलो एक बार इसको पढ़ना, 100% समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए थोड़ा सा टेक्निकल है, घुमावदार केस है, ठीक है। ना समझ में आए तो YouTube में वीडियो पड़ा रहेगा, एक बार दोबारा से 5 मिनट का घुमा करके देख लेना, ठीक है। YouTube के वीडियो तो वैसे भी आप लोगों की एसेट है ना। अब देखो, अब यहां पर इंडोर मैनेजमेंट तो बोला गया, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी दिए। इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी दिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कुछ एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इंडोर मैनेजमेंट की जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं होगी। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं। गर्मी गुरु इतनी पड़ रही है, गला सूख जाता है बोलते बोलते। तो देखते हैं को कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी। भाई देखो, अगर कोई आदमी खुद जानबूझ करके कुएं में कूद रहा है तो उसको कौन कोई बचाएगा, है ना भाई। अगर आप जानबूझ करके कोई बेवकूफ़ी कर रहे हो तो उस केस में आपके लिए कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो यही चीज़ बोलता है, अगर किसी को वाकई में ये बात पता है
कि कंपनी में इर्रेगुलर तरीके से काम चल रहा है, अगर किसी को ये बात पता है कि कंपनी में लगातार इर्रेगुलर तरीके से काम चल रहा है, गलत काम चल रहा है, उसके बावजूद आप कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है, फिर आपको इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, चाहे वो डायरेक्ट हो और चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ऑफ द इरेगुलरिटी। अब देखो यहाँ पर दो केस दिए हुए हैं, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखते हैं, where the directors could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of general meeting which they had not obtained। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टर्स की जो पावर थी वो 1000 पाउंड डिबेंचर इशू करने की थी। डिबेंचर भी तो एक तरीके का लोन ही होता है, तो जो डायरेक्टर्स की पावर थी वो थी 1000 पाउंड के डिबेंचर्स इशू करने की। डायरेक्टर्स ने क्या किया, खुद को ही 3500 पाउंड के डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो भाई यहाँ पर बोला गया कि जब डायरेक्टर्स को ये बात पता है कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है और बगैर अप्रूवल लिए अगर आप खुद को ही 3500 पाउंड के डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से गलत है और आप जानबूझ कर कुएं में कूद रहे हो, तो आपको इसकी कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। यहाँ पर बोला गया कि कंपनी केवल और केवल 1000 पाउंड के लिए लायबल होगी। जो इन्होंने 3500 पाउंड के डिबेंचर्स खुद को इशू किए ना, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमाउंट है 1000 पाउंड, केवल उसी के लिए ही कंपनी लायबल होगी। दूसरा देखते हैं मॉरिस वर्सेस कैनिसन का, अ डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू हिम as he participated in the meeting which made the allotment, his appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office। यहाँ पर भी बोला गया कि भाई एक डायरेक्टर है, वो अपने आप को अलॉट किए गए शेयर्स को कभी भी डिफेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जिस मीटिंग में उसको डायरेक्टर बनाया गया और जिस मीटिंग में उसको शेयर्स अलॉट किए गए वो मीटिंग ही इनवैलिड थी। क्यों? क्योंकि उस मीटिंग में जिसने उसको डायरेक्टर बनाया उसका ही अपॉइंटमेंट इनवैलिड था। मेरी बात समझ में आ रही है? जो किसी पर्सन को डायरेक्टर बना रहा है वो भी गलत तरीके से अपॉइंट हुआ। जब आप गलत तरीके से अपॉइंट हुए तो आप किसी को डायरेक्टर कैसे अपॉइंट कर सकते हो? तो उसका भी अपॉइंटमेंट गलत था। जब उसका अपॉइंटमेंट गलत था तो जो उसको शेयर्स इशू किए गए वो भी तो गलत था। तो यहां पर कोर्ट ने मान करके चला, यहां पर कोर्ट ने अज्यूम किया कि भाई आपको सारी कमियां पता थी, आपको ये भी बात पता थी कि जो सामने वाला डायरेक्टर आपको अपॉइंट कर रहा है वो ऑथराइज नहीं है, आपको ये भी बात पता था कि आपका भी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, और फिर उसके बाद अगर आप शेयर्स अपने आप को इशू करवा रहे हो तो उसको कभी भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो यहां पर भी इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। देखो, अगर आपको सस्पेंस भी लग रहा है, अगर आपको डाउट भी है, तो भी आपको पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर आपको जो ट्रांजैक्शन आप कंपनी के साथ में कर रहे हो ना वो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि एक कंपनी का कोई नॉर्मल एम्प्लॉई है, वो कंपनी के बिहाफ पर आपको चेक से पेमेंट कर रहा है, तो आप खुद सोचो कि कंपनी का एक नॉर्मल एम्प्लॉई कंपनी के बिहाफ पे चेक दे सकता है क्या? क्या उसकी अथॉरिटी होगी? ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? तो यहां पर आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप उसको प्रॉपर चेक करें, क्या वाकई में इस बंदे की अथॉरिटी है कि नहीं। आप उसको वेरीफाई करें कंपनी से, क्या वाकई में ये बंदा ऑथराइज्ड है कि नहीं है जिसके साथ में मैं डील कर रहा हूं। तो अगर जरा सा भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो वहां पर आउटसाइडर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर इंक्वायरी उसको करनी चाहिए। तो देखते हैं, द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। तो देखो वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि भाई बेवकूफ़ी की कोई भी रेमेडी नहीं होती, लापरवाही की कोई भी रेमेडी नहीं होती। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन अ इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल or not in the ordinary course of business, it is the duty of outsider to make the necessary inquiry। डन है? देखो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। From the fact that an officer is purporting to act
इन मैटर विच इज अपेरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। सेम वही है जो मैंने आपको बताया, जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो नॉर्मली उस पर्सन की बाकी की कंपनीज में अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको इंक्वायर करें। तो यहाँ पर एक केस हुआ था आनंद बिहारी लाल वर्सेस जिनशॉ एंड कंपनी का, जिसमें प्लेंटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट। अब आप खुद सोचो कि जो कंपनी का अकाउंटेंट है, क्या उसके पास में राइट होगा? भाई कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी में और भी बड़ी पोजीशंस होती हैं, कंपनी का अकाउंटेंट तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो गया ना, क्या उसके पास में ये अथॉरिटी होगी कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच सकता है? तो यहाँ तो अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि द ट्रांसफर वॉज हेल्ड वॉइड, द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज्ड in absence of power of attorney that the accountant had authority to effect ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई प्लेंटिफ को उससे पावर ऑफ अटॉर्नी मांगनी चाहिए थी ना, देखना चाहिए था क्या वो वाकई में ऑथराइज्ड है या नहीं है कंपनी की प्रॉपर्टी को देखने के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो ये आउटसाइडर की ड्यूटी बनती है कि आउटसाइडर उसको इंक्वायर करे। आगे देखते हैं, एक केस लॉ और दिया हुआ है, हॉटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्धार्ट लो एंड विल्स लिमिटेड का। देखते हैं इस वाले केस में। देखिए एक मिस्टर एक्स है, ये दो कंपनीज में डायरेक्टर है, एक और दो, ठीक। अब ये जो दूसरी वाली कंपनी, इसको पैसों की जरूरत है, ये इस कंपनी का पैसा उठा करके इस कंपनी को लोन दे रहे हैं। दो, एक ही आदमी दो कंपनीज में डायरेक्टर और एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में दे रहे हैं। देखो हाँ, अग्री अप्लाई टू द मनी ऑफ वन कंपनी इन पेमेंट ऑफ द डेट टू द अदर, एक कंपनी के पैसे से दूसरे कंपनी के लोन को दे रहे हैं। तो ये तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है ना भाई, एक कंपनी के पैसे से आप डायरेक्टर हो, केवल एक कंपनी में डायरेक्टर ही तो हो ना, और क्या हो, और किसी एक डायरेक्टर के हाथ में थोड़ी ना कुछ होता है। तो भाई आउटसाइडर को ये चीज थोड़ी सी अजीब सी नहीं लगेगी कि भाई केवल एक डायरेक्टर के पास में कैसे इतनी बड़ी अथॉरिटी आ सकती? तो यहां पर भी बोला गया कि भाई यहां पर भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई यहां पर भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। तो यहां पर भी आउटसाइडर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको वेरीफाई करे, और अगर वेरीफाई नहीं किया है तो फिर ये आउटसाइडर का डिफॉल्ट माना जाएगा। तीसरा देखो, फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब क्या होता है? फ्रॉड इन राइटिंग, यानी राइटिंग में, रिटर्न में फ्रॉड। अब अगर किसी ने मान लो जाली सिग्नेचर कर दिया, जैसे सपोज करो कि आपको नहीं पता कि मैं साइन कैसे करता हूँ, ठीक है, आप कोई तीसरा बंदा है, वो आपके पास में एक डॉक्यूमेंट लेकर के आया और उसमें मेरा नाम उसने लिख दिया, उसने मेरा नाम लिख करके साइन कर दिया। अब आपने देखा कि यार इस डॉक्यूमेंट में तो प्रतीक सर के साइन, आपने मेरा साइन कभी भी देखा नहीं है, उसने फर्जी में अपने मन से मेरे साइन बनाए और मेरे साइन बना करके आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर के आ गया। तो भाई अगर आपने कभी लाइफ में मेरे सिग्नेचर देखे नहीं है, आपने ये देख लिया कि यहाँ पर प्रतीक लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या हो गई? ये फॉर्जरी हो गई, किसी ने मेरे राइटिंग में सिग्नेचर फर्जी बनाए हैं, फॉर्जरी करी है। तो बेटा फॉर्जरी वाला हमेशा क्या होता है? वॉइड होता है। और अगर कोई भी एग्रीमेंट वॉइड है तो उसको किसी भी तरीके से रेटिफाई नहीं किया जा सकता। और अगर दूसरे तरीके से समझो तो यहां पर भी एक तरीके से देखो तो आउटसाइडर की गलती है। क्या गलती है? कि भाई जब अगर कभी भी आपने मेरे सिग्नेचर देखे नहीं है और आपके सामने अचानक से एक डॉक्यूमेंट आ जाए जिसमें मेरे सिग्नेचर हैं, तो कायदे से आपको ये वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यार ये वाकई में प्रतीक सर के साइन है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही ना? तो वही चीज़ है। तो फॉर्जरी वाली जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से अवॉइड होती हैं और वहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। डन है? हाँ देखो अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक और केस दिया हुआ है, रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड का। देखिए इन दिस केस द प्लेंटिफ वॉज द ट्रांसफरी ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट इशूड under the seal of the defendant's company. The company's secretary who had affixed the seal of the company and forged the signature of the two directors issued a share certificate. तो यहाँ का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो क्या कर रहा है? कंपनी की सील यूज कर रहा है और दो डायरेक्टर्स के नकली सिग्नेचर बना रहा है, दो डायरेक्टर्स के नकली सिग्नेचर बना रहा है और नकली सिग्नेचर बना करके सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, ना ही इस शेयर सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू होगी। तो देखिए
The signature were genuine or forged was a part of internal management and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document, but it was held that the rule has never been extended to cover such complete forgery. तो बेटा किसी भी तरीके का रूल फॉर्जरी को वैलिड नहीं करा सकता, किसी भी तरीके का रूल फॉर्जरी को वैलिड नहीं करा सकता, क्योंकि फॉर्जरी में डॉक्यूमेंट हमेशा वॉइड होता है। डन है। तो ये सारे के सारे एक्सेप्शन थे इंडोर मैनेजमेंट के, तो इसको आपको याद रखना है। 3 दिए हुए हैं, 3 आपको याद रखना है। सबसे पहला एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, जहां पर आपको पता है और आप जानबूझ करके कर रहे हो। दूसरा, जहां पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लग रहा है, जहां पर आपको थोड़े से भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लग रहे हैं, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है, तो वहां पर भी आपको इंक्वायरी करनी चाहिए। और तीसरा, फॉर्जरी को किसी भी हालत में वैलिड नहीं किया जा सकता। तो ये इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस थे। तो यहां पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लीट होता है। अब आपका काम स्टार्ट होता है। क्या काम स्टार्ट होता है? एक बार फटाफट से आज की क्लास देख करके कंप्लीट करो बेटा। उसके बाद से मॉड्यूल से मुश्किल एक घंटा लगेगा, 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंपनी लॉ का एक एक पेज बस रिव्यू कर लो, देख लो ये प्रोविजन पढ़ लिया, ये प्रोविजन पढ़ लिया, ये प्रोविजन पढ़ लिया, ये प्रोविजन पढ़ लिया। अब एक बार रिव्यू करने के बाद में एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ और मॉड्यूल के पीछे के, इसके पीछे के जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए गए, एक बार फटाफट से उसको गो थ्रू कर लो। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी टफ क्वेश्चन लगे उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हो सके तो मेरे को भेजना, मेरे को बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे भेजना है, तुम उसको भेजो, मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगा कि तुमने उसमें गलती कहाँ पे करी है। ठीक है, तो बेटा देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कम समय बचा हुआ है, आप इसको कंप्लीट करो तो एटलीस्ट आपका कम से कम 15 नंबर का पोर्शन 100% कवर हो जाएगा। 15 नंबर का पोर्शन ये कवर हो गया। लगभग 30 नंबर का अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए तो बेटा 45% तेरा बिल्कुल पक्का वाला तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर किसी नई चीज़ के साथ में, कोई नई शुरुआत करेंगे, कुछ नए वीडियोस लाएंगे, आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उसको करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड